अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स, वेलकम। मैं आपका होस्ट और आज हम ENG 518 के लेसन 2 को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। स्पेसिफिकली हम इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग यानी ELT रिसर्च को डीमिस्टिफाई करेंगे। अगर आपको एकेडमिक रिसर्च का नाम सुनकर थोड़ा सा डर लगता है ना, तो ट्रस्ट मी, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज हम इन कॉन्सेप्ट्स को इतना सिंपल और रिलेटेबल बना देंगे कि बाय द एंड ऑफ दिस आप खुद को एक एक्चुअल इफेक्टिव इन्वेस्टिगेटर फील करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह है। पहले हम देखेंगे व्हाट इज रिसर्च, फिर हम स्कोप ऑफ ELT पर बात करेंगे, उसके बाद फाइंड योर क्वेश्चन, नेक्स्ट अप वेरिएबल्स एंड हाइपोथेसिस और आखिर में सैम्पलिंग एंड डेटा। Section 1. What is research? जरा ऑनेस्टली सोचिए, जब आप लफ्ज़ रिसर्च सुनते हैं तो आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है? क्या आपको किसी वाइट लैब कोट में एक साइंटिस्ट नजर आता है या फिर लाइब्रेरी में किताबों के बड़े बड़े ढेर? अक्सर स्टूडेंट्स इस वर्ड से ही थोड़ा घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है और हमारे रियल वर्ल्ड लैंग्वेज क्लासरूम से इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन ही नहीं। लेकिन सच बात तो ये है कि रियलिटी इससे टोटली मुख्तलिफ है। देखें, फिक्शंस और फैक्ट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। रिसर्च सिर्फ उन एलीट एक्सपर्ट्स या किसी आर्टिफिशियल लैब तक लिमिटेड नहीं होती और ना ही ये सिर्फ थियरीज की बातें हैं। ELT के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही अर्नेस्ट और डीपली मीनिंगफुल एक्टिविटी है। ये बेसिकली आप जैसे स्किलफुल टीचर्स के लिए एक टूल है ताकि आप अपने क्लासरूम्स की रियल एवरीडे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। ये एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी है, राइट, जहां हम सिर्फ रैंडम इन्फॉर्मेशन जमा नहीं करते बल्कि अपनी टीचिंग और स्टूडेंट्स की लर्निंग को नेचुरली बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। Section 2. Scope of ELT. इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग और अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स का स्कोप, इट्स इनक्रेडिबली वास्ट। ये सिर्फ ग्रामर के रूल्स या वोकैबुलरी लिस्ट रटने तक महदूद नहीं है। इस मैसिव अम्ब्रेला के नीचे बहुत कुछ आता है, जैसे बाइलिंगुअलिज्म, स्टूडेंट्स की फेयर असेसमेंट, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन और आजकल तो क्लासरूम्स में टेक्नोलॉजी का यूज़। हम लिटरली साइकोलॉजी को भी टच कर रहे होते हैं जब हम स्टूडेंट मोटिवेशन या उनकी लैंग्वेज एंग्जाइटी के बारे में रिसर्च करते हैं। तो एट इट्स कोर ALT रिसर्च ह्यूमन कनेक्शन के बारे में है। इस बारे में है कि हम किस तरह इस लैंग्वेज के जरिए एक दूसरे से बेहतर सीख और सिखा सकते हैं। Section 3. Find your question. अब इतनी बड़ी फील्ड है तो अपना स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन हवा में से तो नहीं आता ना। इसकी एक प्रॉपर लॉजिकल प्रोग्रेशन होती है। स्टेप 1 हमेशा आपसे शुरू होता है, आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। जरा सोचिए, क्या आपने एज अ टीचर या एज अ स्टूडेंट कभी कोई स्पेसिफिक मसला फेस किया है? फिर आता है स्टेप 2, जहां आप सेकेंडरी सोर्सेज की तरफ जाते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक्स हो गए या थियोरेटिकल पेपर्स। आप देखते हैं कि बाकी एक्सपर्ट्स इस मसले के बारे में क्या कह रहे हैं। और फाइनली स्टेप 3 में आप एक स्पेसिफिक क्लियरली सॉल्वेबल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एक ब्रॉड सी क्यूरियोसिटी को पकड़कर उसे एक प्रिसाइज और फोकस्ड क्वेश्चन में बदलना, बेसिकली यही तो असल काम है। Section 4. Variables and hypotheses. ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथेसिस की। इसे आप सिंपली ब्रिलियंट गेस समझ लें। ये एक्चुअली एक टेंटेटिव टेस्टेबल स्टेटमेंट होती है जो 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान किसी रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करती है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी पूरी की पूरी स्टडी को एक क्लियर डायरेक्शन देता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप प्रेडिक्ट करते हैं कि एक नई रीडिंग टेक्निक यूज़ करने से स्टूडेंट्स के टेस्ट स्कोर्स इंप्रूव हो जाएंगे, तो ये प्रेडिक्शन ही दरअसल आपका हाइपोथेसिस है। लेकिन एक मिनट, ये चीज़ें एग्जैक्टली हैं क्या जिन्हें हम टेस्ट कर रहे हैं? इन्हें हम कहते हैं वेरिएबल्स। सबसे पहला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये वो फैक्टर है जिसे एक रिसर्चर खुद इंट्रोड्यूस करता है, सेलेक्ट करता है या फिर मैनिपुलेट करता है। आप इसे कॉज समझ लें, यानी वो वजह जिसकी वजह से कोई चेंज आएगा। ये स्टडी के बाकी तमाम फैक्टर्स से बिल्कुल इंडिपेंडेंटली एक्ट करता है। उसके बाद आता है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा कॉज है तो डिपेंडेंट वेरिएबल उसका इफेक्ट है। ये एक्चुअली वो आउटपुट या वो रिस्पॉन्स है जिसे आप रियल टाइम में ऑब्जर्व कर रहे हैं और मेजर कर रहे हैं। इसका नाम ही डिपेंडेंट इसीलिए है क्योंकि ये कंप्लीटली आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा होता है। और देखें, अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को एक्चुअली वैलिड और रिलायबल रखने के लिए हमें कंट्रोल वेरिएबल्स चाहिए होते हैं। ये वो एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम पूरे एक्सपेरिमेंट में जानबूझकर कांस्टेंट और कंप्लीटली अनचेंज्ड रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम बहुत सारी चीज़ें एक ही वक्त में चेंज कर देंगे तो हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल इफेक्ट किस वजह से आया। तो अपने एक्सपेरिमेंट को टोटली फेयर और एक्यूरेट रखने के लिए इन एक्स्ट्रा फैक्टर्स को न्यूट्रलाइज किया जाता है। चलें, ALT के कॉन्टेक्स्ट में इसे क्विक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से आप ये देखना चाहते हैं कि एक नया गेम बेस्ड टीचिंग मेथड हमारे ट्रेडिशनल लेक्चर से बेहतर है या नहीं।
तो यहाँ पर टीचिंग मेथड जिसे आप एक्चुअली चेंज कर रहे हैं वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और स्टूडेंट्स की लैंग्वेज इंप्रूवमेंट जिसे आप एंड में टेस्ट करके मेजर करेंगे वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। और बाकी चीज़ें जैसे स्टूडेंट्स की एज या उनका करंट इंटेलिजेंस लेवल, इनको सेम रखना, ये आपके कंट्रोल वेरिएबल्स हैं। मेक सेंस? प्रीटी सिंपल, राइट? सेक्शन 5 सैम्पलिंग एंड डाटा कलेक्शन। अब आते हैं फील्ड वर्क की तरफ। जब हम फील्ड में जाते हैं तो एक तरफ होती है हमारी टारगेट पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल मान लें यूनिवर्सिटी के तमाम EFL लर्नर्स। अब ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग हर एक स्टूडेंट को प्रैक्टिकली टेस्ट करना तो फिजिकली इम्पॉसिबल है ना, इसलिए हम उस बड़ी पॉपुलेशन में से एक छोटा सैंपल लेते हैं ताकि हम अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकें। लेकिन यहाँ सबसे क्रूशियल बात यह है कि आपकी रिसर्च वैलिड तभी मानी जाएगी जब ये सैंपल आपकी ब्रॉडर पॉपुलेशन को ट्रूली एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करे, उन्हीं एग्जैक्ट फीचर्स के साथ, ताकि एंड में हम अपने फाइंडिंग्स को उस पूरे ग्रुप पर कॉन्फिडेंटली जनरलाइज कर सकें। तो अब मेन सवाल ये पैदा होता है कि हम वो सैंपल आखिर सेलेक्ट कैसे करें। ब्रॉडली स्पीकिंग इसके दो मेन पैराडाइम्स हैं। पहला है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसमें पॉपुलेशन के हर एक सिंगल पर्सन को सेलेक्ट होने का एब्सोल्युटली इक्वल और रैंडम चांस मिलता है। बायस से बचने के लिए ये बिल्कुल बेहतरीन अप्रोच है। और दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। यहाँ रिसर्चर अपनी कन्वीनियंस या फिर किसी स्पेसिफिक पर्पस के मुताबिक पार्टिसिपेंट्स को खुद सेलेक्ट करता है। ये अप्रोच नो डाउट फास्ट जरूर हो सकती है, लेकिन याद रखें इसमें बायस का रिस्क डेफिनेटली इन्वॉल्व होता है। ओके, तो सैंपल सेलेक्ट कर लिया, अब डेटा कैसे कलेक्ट करें? इस काम के लिए दो मेन प्रोसीजर्स होते हैं। पहले हैं ऑब्जर्वेशनल प्रोसीजर्स, जैसे किसी आउटसाइड ऑब्जर्वर को क्लास में बुलाना या इन डेप्थ इंटरव्यूज कंडक्ट करना। ये मेथड्स नेचुरल बिहेवियर को डीपली समझने और किसी नई फिनोमेना को डिस्कवर करने के लिए एब्सोल्युटली फैंटास्टिक हैं, लेकिन ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग और थोड़े सब्जेक्टिव भी होते हैं। दूसरी तरफ आते हैं इंस्ट्रूमेंटल प्रोसीजर्स, जैसे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स और क्वेश्चनेयर्स। ये टूल्स हाईली ऑब्जेक्टिव होते हैं, ब्रॉड कवरेज देते हैं और काफ़ी टाइम एफिशिएंट होते हैं। अब आपके लिए इनमें से बेस्ट चॉइस कौन सी है, ये इंटायरली इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन क्या है। अब ये तमाम कोर कॉन्सेप्ट समझने के बाद मैं चाहता हूँ आप अपनी खुद की एजुकेशनल एनवायरनमेंट और अपने एक्सपीरियंसेस की तरफ देखें। आपके अपने क्लासरूम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सोचिए इस पर। जो भी इश्यू हो, आज के इस एक्सप्लेनर के बाद अब आपके पास सिर्फ उस पर कंप्लेन करने के नहीं, बल्कि सिस्टमैटिकली उस प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करने और उसे एक्चुअली सॉल्व करने के फाउंडेशनल टूल्स मौजूद हैं। और ऑनेस्टली यही तो ELT रिसर्च की असल पावर है। आज के सेशन में मेरे साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सीखते रहें, अपने सवाल पूछते रहें, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।